माननीय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट दिनांक 3 मई 2024 को एमपी वर्ग 3 में बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी पर अंतिम रूप से फैसला देते हुए पेज नंबर 51 पर एक महत्वपूर्ण लाइन लिखती है, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। कंसिडरिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ द सेड इशू ऑफ वैलिडिटी ऑफ रूल्स ऑफ 2018 पिटिशनर्स आर ग्रांटेड लिबर्टी टू रेज द सेड इशू सेपरेटली बाय वे ऑफ पिटिशन। यानी कि जो सर्विस रूल है मध्य प्रदेश का और उसकी वैधता के इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए अगर पिटिशनर ये चाहते हैं कि इसको अलग से चैलेंज करने के लिए, तो उनके पास लिबर्टी है कि एक अलग पिटिशन ले आकर के वो कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। यानी कि हाईकोर्ट ने सभी पिटिशनर्स को ये राहत दी है कि आप चाहते हैं तो इसको अलग रिट पिटिशन से इसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। अब ये लाइन उनके द्वारा क्यों लिखा गया? क्योंकि सर्विस रूल जो है 2018 का, जो कि 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन के हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उनके सर्विस रूल में परिवर्तन करके बीएड को शामिल किया गया था। अब जो बीएड सेफ है मध्य प्रदेश में हाईकोर्ट के जजमेंट के अनुसार, वह इसी सर्विस रूल के हिसाब से है, क्योंकि अगर इस सर्विस रूल में बीएड नहीं होता तो बीएड सेफ भी नहीं होता। अब यहां पर चूंकि हाईकोर्ट ये कह रही है कि इसी सर्विस रूल का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है और इसमें बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी को अगर डीएलएड वाले कैंडिडेट चाहते हैं तो अलग से रीट पिटिशन फाइल कर सकते हैं। ठीक है, वैसे भी सुप्रीम कोर्ट आपको ये छूट देती है, आपको ये अधिकार देती है कि अगर आप निचली अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। इसका कतई भी मतलब ये नहीं है कि अगर कोई रिट पिटिशन सुप्रीम कोर्ट जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हाईकोर्ट का सम्मान नहीं करें। नहीं, वो भारतीय संविधान आपको अधिकार दे रहा है। अगर मैं हाईकोर्ट के जजमेंट पर किसी पॉइंट को लेकर के, किसी फैक्ट को लेकर के अगर बात कर रहा हूं, इसका कतई भी मतलब ये नहीं है कि मैं माननीय हाईकोर्ट के जजमेंट का सम्मान नहीं कर रहा हूं, बल्कि जो पॉइंट्स जिससे असहमति हो सकती है उस पॉइंट्स पर मैं फैक्ट्स के आधार पर बात कर रहा हूं। ठीक है, ये डिस्क्लेमर मैं इस वजह से दे रहा हूं क्योंकि बहुत लोगों का ये कमेंट आता है कि आप हाईकोर्ट के अगेंस्ट कैसे बोल सकते हैं। ये अगेंस्ट नहीं है, हाईकोर्ट खुद कह रही है कि अगर आप असहमत हैं तो इसको एक रिट पिटिशन के माध्यम से चैलेंज कर सकते हैं। भारतीय संविधान आपको यह कहता है कि आप अगर असहमत हैं तो सुप्रीम कोर्ट में, ऊपरी अदालत में चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उनके लिए डिस्क्लेमर था। अब किन किन पॉइंट्स को लेकर के यहां पर कैंडिडेट के मन में शंका है कि ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा। पहला पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, माननीय हाईकोर्ट ये कहती है, देखिए जो भी पिटिशनर्स हैं इस याचिका में, वह एडवर्टीजमेंट को तब चैलेंज करते हैं जब उन्हें ये आशंका रहती है कि उनका जो मेरिट है वो लोअर है किससे? बीएड कैंडिडेट से। यानी कि हाईकोर्ट ये कह रही है कि जब डीएलएड कैंडिडेट को ये महसूस हुआ कि उनका नंबर कम आ रहा है बीएड कैंडिडेट से, तब वो जाकर के इस मामले को हाईकोर्ट में चैलेंज करते हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में 13,768 ऑफ 2022 जिस पर हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया है, इस केस के बैकग्राउंड को थोड़ा सा समझते हैं। ये केस फाइल हुआ था 16 जून 2022 को, ध्यान दीजिएगा तिथियों पर विशेष तौर पर। ठीक है, और इससे पहले ये मध्य प्रदेश में कब से कार्रवाई शुरू हुई थी इसके बारे में बात करते हैं। 2020 में मध्य प्रदेश में व्यापम के द्वारा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाता है और उसके बाद तक कोई भी परीक्षा के संदर्भ में इसके लिए अलग से नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाता है, सिर्फ आवेदन मांगे गए थे उस समय तक। ठीक है, उसके बाद से 15 से 18 महीने बीत जाते हैं, लेकिन परीक्षा के लिए कोई भी नोटिफिकेशन अलग से जारी नहीं किया जाता है। महत्वपूर्ण जो इसके पीछे रीजन था वो कोविड-19 था, जो कि 2020 में बहुत ज़्यादा प्रभावी था। अब यहाँ पर बहुत सारे जो टीचर्स थे जो ट्रेनिंग कर रहे थे बीएड और डीएलएड में, उनका ट्रेनिंग कंप्लीट होता है और वो लगातार मांग करते हैं कि उनके लिए भी एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन किया जाए, यानी उनको भी मौका दिया जाए। और इसी के बीच में ध्यान दीजिएगा, इसी के बीच में 25 नवंबर 2021 को, कब? 25 नवंबर 2021 को माननीय जोधपुर हाईकोर्ट ये फैसला देती है 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन क्वैश करते हुए कि बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ये वही गजट नोटिफिकेशन था जिसके आधार पर एमपी गवर्नमेंट के द्वारा 2018 में अपने सर्विस रूल में बदलाव किया गया था। उसके बाद से जब 25 नवंबर 2021 का जजमेंट आ जाता है और उसके बाद से दिसंबर 2021 में, यानी कि इस जजमेंट के बाद, ध्यान दीजिएगा, इस जजमेंट के बाद फिर से दिसंबर 2021 में मध्य प्रदेश में व्यापम के द्वारा सभी नियमों को रिवाइज करते हुए एक बार सभी के लिए आवेदन को फिर से ओपन कर दिया जाता है और आवेदन की तिथि निर्धारित की जाती है, ध्यान दीजिएगा, 14 दिसंबर से 1 जनवरी 2022 के लिए। ठीक है, यानी कि जब ये जजमेंट आ गया फिर से आवेदन मांगे गए थे 14 दिसंबर से लेकर के 1 जनवरी 2022 तक के लिए। ठीक है, जब 25 नवंबर 2021 का जजमेंट आ गया और दिसंबर में
दिसंबर में, मतलब कि जजमेंट आने के लगभग 1 महीने बाद, जब व्यापम के द्वारा दूसरा नोटिफिकेशन निकाला जा रहा था फिर से रीओपन करने के लिए विंडो को, आवेदन मांगे जाने के लिए, तो लगातार डीएलएड के कैंडिडेट वहाँ की शिक्षा विभाग और राज्य सरकार को लगातार ज्ञापन दे रहे थे कि चूंकि जजमेंट आ चुका है और अब आप बीएड को एलिजिबल नहीं मान सकते। बावजूद इसके व्यापम में उन चीज़ों को कंसीडर नहीं किया गया और ना ही सब्जेक्ट टू आउटकम उन चीज़ों को रखा गया, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो केवीएस ने इन चीज़ों को ऑलरेडी अपने नोटिफिकेशन में मेंशन कर दिया था, सब्जेक्ट टू आउटकम रख दिया था बीएड के संदर्भ में। यानी कि अभ्यर्थी लगातार राज्य सरकार को और जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन थे उनको लगातार ज्ञापन दे रहे थे, लेकिन जब उनकी सुनवाई वहां पर नहीं होती है तब मजबूरी में जाकर के वो 16 जून 2022 को कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। 13768 वाले मामले में दिनांक 7 जुलाई 2022 को, तिथियों पर विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा, 7 जुलाई 2022 को माननीय हाईकोर्ट बीएड की एलिजिबिलिटी माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका विचाराधीन थी उसके सब्जेक्ट टू आउटकम रख देती है। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। एक और केस था 595 ऑफ 2023, ठीक है। इस मामले में भी 16 जनवरी 2023 को माननीय हाईकोर्ट के द्वारा एक अलग मामले में फैसले को सब्जेक्ट टू आउटकम रख दिया जाता है। अगर इस परीक्षा की बात करें तो 5 मार्च से लेकर के 30 मार्च तक इनकी परीक्षा का आयोजन किया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है कि जब इन्हें एहसास हो गया डीएलएड कैंडिडेट को कि इनके नंबर कम आ रहे हैं, ये मेरिट में पिछड़ रहे हैं बीएड कैंडिडेट से, तब ये कोर्ट को अप्रोच करते हैं। तो इसके लिए आपको रिजल्ट का टाइमिंग देखना बहुत ज़रूरी है। इनका जो रिजल्ट जारी होता है, ध्यान दीजिएगा, इनका रिजल्ट जारी होता है 8 अगस्त 2022 को। 8 अगस्त 2022 को एमपी में टीचर रिक्रूटमेंट के लिए रिजल्ट की घोषणा होती है और उस रिजल्ट से पहले ही जून में ही अभ्यर्थी हाईकोर्ट को अप्रोच कर चुके थे। यानी कि अगर कैंडिडेट का रिजल्ट ही घोषित नहीं हुआ है तो उसे कैसे पता होगा कि वह मेरिट में किससे पिछड़ रहा है या फिर किससे आगे हो रहा है। दूसरा बात, हाईकोर्ट अपने ही जजमेंट के पेज नंबर 49 के 10वें नंबर पॉइंट में यह मेंशन करती है कि जो केस का अभी मैंने आपको टाइमिंग दिखाया 13768, उस केस के जो दोनों पिटिशनर्स हैं उनका ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका है 4 अप्रैल 2023 को। एक तरफ हाईकोर्ट ये कहती है कि इन्हें जब शंका हुई कि इनका मेरिट कम है बीएड से तब वो कोर्ट को अप्रोच करते हैं, और दूसरी तरफ हाईकोर्ट ये भी कह रही है कि इनका सिलेक्शन हो चुका है। अब ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के विरोधाभास हैं। और जो ये पॉइंट कहा गया है कि इनको जब शंका हुई कि इनका मेरिट कम है उससे बाद में जाकर के रिजल्ट घोषित होता है, मतलब रिजल्ट पता ही नहीं था ना तो बीएड कैंडिडेट को और ना ही डीएलएड कैंडिडेट को। तो ये कहना कि इन्हें जब शंका होती है कि इनका नंबर कम है, ये मेरिट में पिछड़ जाएंगे, तब जाकर के ये कोर्ट को अप्रोच करते हैं, ये सरासर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि उस समय रिजल्ट की घोषणा नहीं हो पाई थी। और साथ ही साथ आपको ये भी समझना है कि अगर इन्हें मेरिट की शंका रहती तो इन दोनों कैंडिडेट का सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका था उसी एडवर्टीजमेंट के हिसाब से। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट जो कि पेज नंबर 51 पर 9वें नंबर पॉइंट में माननीय हाईकोर्ट ये कहती है कि जो वैलिडिटी है उस सर्विस रूल का, 2018 के सर्विस रूल का, उस पर कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं किया गया जो भी पिटिशनर्स हैं उनकी द्वारा। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि चूंकि जब ये केस फाइल होता है, ध्यान दीजिएगा, केस जब फाइल होता है उससे पहले ऑलरेडी ये मामला माननीय हाईकोर्ट के द्वारा डिसाइड कर दिया गया था जोधपुर हाईकोर्ट में, और उससे पहले ही यानी 2022 में ही जनवरी में ही ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन था। अगर आप किसी भी हाईकोर्ट में हियरिंग देखेंगे उस समय तो लगातार डेट को एक्सटेंड किया जा रहा था, इस वजह से क्योंकि मामला एपेक्स कोर्ट में पेंडिंग था और उस दौरान हाईकोर्ट उस मामले पर बहस नहीं कर रही थी। लगातार अगर आप देखेंगे तो जो भी रिस्पोंडेंट थे यानी राज्य सरकार या फिर बीएड की तरफ से जो भी आईए दाखिल करके उपस्थित हो रहे थे वो लगातार ये मांग कर रहे थे कि अभी आप जजमेंट मत दीजिए या फिर होल्ड कर दीजिए क्योंकि मामला अभी निस्तारित नहीं हुआ है। जब ये 11 अगस्त का जजमेंट आ गया उसके बाद से रिव्यू के कई पिटीशन फाइल हुए जैसे श्री अर्नब घोष जी के द्वारा। उसके बाद से बिहार के 7वें चरण में शिक्षक भर्ती से संबंधित मामला कोर्ट में गया, उस मामले को लेकर के। उसके बाद से उत्तर प्रदेश के श्री गुड्डू सिंह जी की याचिका जो गई थी उस मामले को लेकर के लगातार बीएड की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से मांग की जा रही थी कि चूंकि मामला अभी पेंडिंग है तो इसलिए अभी अपना डिसीजन ना दिया जाए और इस पर रोक लगा दी जाए। इसके साथ ही साथ राज्य सरकार इस मामले को हाईकोर्ट में बहस करना ही नहीं चाहती थी, इसको क्लैरिफाई करने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच करती है। तो यहाँ पर हाईकोर्ट ये कह रही है कि जो सर्विस रूल की वैलिडिटी है उस पर आर्गुमेंट ही नहीं हुआ पिटिशनर की तरफ से, जो कि पूरी तरीके से एक तरीके से असहमति का विषय है डीएलएड वाले कैंडिडेट के लिए।
अब सबसे महत्वपूर्ण बात, हाईकोर्ट ने अपने कोर्ट ऑर्डर में 8 अप्रैल 2024 के माननीय सुप्रीम कोर्ट के एमपी क्लेरिफिकेशन एप्लीकेशन के ऑर्डर के आधार पर यह जजमेंट दिया है कि यहाँ पर हाईकोर्ट ये इंटरप्रेट कर रही है कि अगर कोई बीएड कैंडिडेट इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर के खुद से अगर एलिजिबल होता और वो एलिजिबिलिटी सब्जेक्ट टू आउटकम होती, उसी कंडीशन में केवल इसे सब्जेक्ट टू आउटकम माना जा सकता है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट का अगर आप हियरिंग देखेंगे तो उस समय जब बीएड और डीएलएड के एडवोकेट्स इस मामले पर बहस कर रहे थे और जब जजमेंट लिखाया जा रहा था ऑनरेबल जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी के द्वारा, उस बीच में ऑनरेबल जस्टिस सुधांशु धूलिया जी ये क्लियर करते हैं कि हम केवल उन्हीं बीएड अपॉइंटेज को यहाँ पर सेव कर रहे हैं जिनका सिलेक्शन 11 अगस्त 2023 से पहले हुआ हो और बीएड एज ए वैलिड क्वालिफिकेशन उसमें शामिल हो, ठीक है। और दूसरा उन्होंने कहा था कि किसी भी प्रकार का सब्जेक्ट टू आउटकम जैसी चीजें नहीं हो। अब यहां पर आपको समझना यह है कि अगर यह कंसीडर किया जाए कि अगर बीएड खुद से अप्रोच करके और भर्ती में शामिल होता है और उसे ही केवल सब्जेक्ट टू आउटकम माना जाता है, तो फिर उन डीएलएड अभ्यर्थियों का जिनका नोटिफिकेशन में बीएड को शामिल था और अगर वो उसके असहमति से हाईकोर्ट को या फिर सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करते हैं तो उसे सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं माना जा सकता। इसका पूरा इंटरप्रिटेशन ये है। तो क्या ये आर्टिकल 14 का सीधे तौर पर उल्लंघन नहीं है कि अगर किसी के साथ अहित हो रहा है और अगर वो कोर्ट को अप्रोच करना चाहता है, कोर्ट ने उस भर्ती को सब्जेक्ट टू आउटकम रख दिया, चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था, तो क्या उसकी सब्जेक्ट टू आउटकम को सब्जेक्ट टू आउटकम ना मानना आर्टिकल 14 का सीधे तौर पर क्या उल्लंघन नहीं है, समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है? यानी कि बीएड के साथ अगर अहित होता है और वो कोर्ट को अप्रोच करता है, अगर कोर्ट ने उसे बीएड को शामिल किया तो इसे सब्जेक्ट टू आउटकम माना जा रहा है, सब्जेक्ट टू आउटकम इसे माना जा रहा है। लेकिन अगर डीएलएड के साथ गलत होता है, अगर डीएलएड को लगता है कि हाईकोर्ट का जजमेंट आ गया था और उस जजमेंट को अब मध्य प्रदेश में लागू करना चाहिए और यहाँ के कैंडिडेट राज्य सरकार को और जो भी रिस्पोंडेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको अगर नोटिफिकेशन में बदलाव करने के लिए या फिर उसमें परिवर्तन करने के लिए लगातार ज्ञापन दे रहे हैं, जब नहीं सुना जाता है तब वो हाईकोर्ट को अप्रोच करते हैं। हाईकोर्ट डिसीजन नहीं देती है क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था। यानी इनका जो भी प्रयास है जो सब्जेक्ट टू आउटकम में कराया गया उसको माना ही नहीं जा रहा है कि यह सब्जेक्ट टू आउटकम होगा। तो सीधे तौर पर यह आर्टिकल 14 का उल्लंघन है कि एक कैंडिडेट को आप मौका दे रहे हैं कि अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो आप कोर्ट जा सकते हैं, वहीं दूसरे कैंडिडेट ने कोर्ट गए जब उनके साथ गलत हुआ तो उनको आर्टिकल 14 का लाभ नहीं दिया जा रहा और उनके प्रयास और उनके सब्जेक्ट टू आउटकम को सब्जेक्ट टू आउटकम माना ही नहीं जा रहा है। तो ये सारे असहमति के पॉइंट हैं जिसको लेकर के कैंडिडेट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हाईकोर्ट ने खुद अपने जजमेंट में मेंशन किया हुआ है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।